जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आपको पता है जनरल फैज़ के हवाले से बड़े मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू की जा रही है और की जाती रहेगी। शायद अगेन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी तारीख़ में, अगर जैसे पहले आपको बताया जा चुका, पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पर कोर्ट मार्शल हो रहा है। मुझे ये पाकिस्तानी तारीख़ में इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नज़र नहीं आता। इतना पावरफुल जो आर्मी चीफ बनने वाले थे, DGISI रहे, एंड वो बहुत करीब थे इमरान खान साहब के। आज भी इमरान खान साहब उनको डिसून करने को तैयार नहीं है, उनको अपना एसेट समझते हैं और उनका ख्याल है पाकिस्तान के बहुत ज़हीन तरीन एक फ़ौजी अफसर थे जिनकी ये क्वालिटी से, खूबियों से शायद हम फ़ायदा नहीं उठा सके। और वही जो काबिल जनरल थे इस वक्त वहाँ पर जेल में बैठे अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं और उनके हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। सो डिफरेंट पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिस पर बहुत सारे लोग जो हैं बात कर रहे हैं। हम भी करते रहेंगे और आप लोगों को भी अगेन ऑफ कोर्स वो जिनको दिलचस्पी है वो भी सुनते रहेंगे। आज दो पहलू हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि बहुत कम लोगों को पता होगा, यानी विटनेस टू सर्टेन थिंग्स। जब आप जर्नलिज्म में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं या आपके साथ हो रही होती हैं या आपके दोस्त कुलीग जो होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं या जिनके साथ सोशलाइज कर रहे होते हैं उनके साथ हो रही हो, तो लिहाजा आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है और जो आपके नॉलेज में होते हैं। मसलन आज जो मैंने आपके साथ दो टॉपिक्स पे बात करनी है। कल भी कुछ दोस्तों ने गिला किया जी कि मैंने अरशद शरीफ अपने जो शहीद दोस्त थे हमारे उनके हवाले से कोई डिटेल नहीं बताई कि उसमें व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन जनरल फैज़ एंड अरशद शरीफ। ये 2017 में बहुत बड़ा एक इशू हुआ, तो अरशद की जान को उतना ही ख़तरा था जितना बाद में हमने देखा था। और हमारे तो दोस्त थे, हम तो इकट्ठे होते थे, वो भी मुश्किल वक्त हमने इकट्ठे देखा हुआ है, वो भी मुझे बातों का पता है, कुछ वो आपके साथ शेयर करूंगा। और ये कैसे मसला जो है बाद में ये सॉल्ट आउट हुआ था एंड अरशद वाज इन सीरियस डेंजर जब वो हुए थे। अरशद ने कोई ट्वीट्स किए थे और जो उस पर जनरल फैज़ के हवाले से थे, तो मैं उस पर पूरी आज डिटेल के साथ आपसे बात करूँगा। सवाल ये था कि जनरल फैज़ जो हैं बहुत कम लोग जैसे मैंने कहा जानते होंगे, ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी इतने ही पैशनेट थे, इतने ही उनके इंटरेस्ट को वाच करते थे जितने बाद में इमरान खान साहब को कर रहे थे। ये बात शायद बहुत सारे लोगों के लिए, ये मेरा ख्याल है, ये एक अजीब सी लगे कि जनाब के नवाज शरीफ साहब और उनके दरमियान जिस वक्त आप देख लें जिस तरह की उनकी दुश्मनी चली, बाद में वही जनरल फैज़ जो हैं वो शौकत सदीकी साहब जज जो थे उनके घर भी गए थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब की सज़ा का क्या करने और नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा की ज़मानतें नहीं होने देनी या फैसले उनके खिलाफ आने हैं। सो वही जनरल फैज़ जो हैं जो सहाफ़ियों को, TV चैनल्स को, एंकर्स को थ्रेट कर रहे थे, रोक रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खबरें नहीं करनी, वो बाद में कैसे इमरान खान साहब के करीब हो गए थे और वो नवाज शरीफ साहब के क्यों दुश्मन हो गए थे, मुखालिफ हो गए थे। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक जिस पर मैं पहले हिस्से में इस पर बात करते हैं। दूसरे हिस्से में अरशद शरीफ यहाँ पे कहाँ पर आते हैं जहाँ पे उनको ख़तरात जो है ना लाहक हो गए थे। हुआ ये था कि जब ये जनरल बाजवा जो है 2000 उसमें मेरे ख्याल 16 में, ये नवंबर में शायद ये बने थे, आर्मी चीफ बने थे, तो उससे पहले जो थे जनरल रहील के दौर में, रहील शरीफ साहब के दौर में पनामा लीक्स आ गई थी और वो चल रही थी, पनामा पे स्टोरीज भी चल रही थी, खबरें भी चल रही थी। और मेरा ख्याल अप्रैल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल की कोई डेट थी, 10 या 14 थी, जब ये पनामा का स्कैंडल ब्रेक हुआ। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है अच्छे खासे साल गुजर जाते हैं तो बाज़ डेट्स आपको याद नहीं रहते, लेकिन मुझे लगता है ये कि अप्रैल 2016 के करीब जो है ये पनामा का स्कैंडल आया था और सारा वो हो रहा था, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, GAT बन रही थी। उसके बाद आपको पता है कि फिर उस पर प्रोसीडिंग हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में केस था, इमरान खान साहब जल्द से जुलूस कर रहे थे, ये सारी चीज़ें चल रही थी। जनरल ये रहील के दौर में चल रही थी ये सब कुछ। और ये कहा जा रहा था कि ये शायद दबाव इसलिए बढ़ाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, कि वो तो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं जनरल रहील शरीफ हैं। और पाकिस्तान में जब भी कोई आर्मी जनरल एक्सटेंशन लेना चाहता हो, आर्मी चीफ, तो उस वक्त हमने ये देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोई ना कोई क्राइसिस पॉलिटिकल हुकूमत के लिए खड़ा हो जाता है, पैदा कर दिया जाता है। और किसी लम्हे भी आप अब देखते हैं कि वहाँ पर एक पूरा मुल्क लगता है कि बस अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, हुकूमत जाने वाले, लोग गिरफ्तार होने वाले हैं। तो उसके अल्टीमेट तो यही कुछ होता है कि जनाब फिर आप आर्मी चीफ को अपनी हुकूमत बचाने के लिए आप ऑफ़र करते हैं जी आप एक्सटेंशन ले लें कुछ अर्से के लिए, मज़ीद आप यहाँ पर ठहर जाएँ, मुल्क स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। अगरचे आर्मी चीफ कभी भी अपने मुंह से नहीं कहेगा वो प्रेसिडेंट इसको प्राइम मिनिस्टर को कि आप मुझे एक्सटेंशन दे दें। ये जो लोग कहते हैं ना कि उन्होंने नहीं मांगी, जनरल बाजवा ने नहीं मांगी, जनरल उन्होंने नहीं मांगी, रहील शरीफ ने, मुंह से कोई नहीं मांगता होता वो, लेकिन हालात ऐसे ये पैदा कर दिए जाते हैं जो क्रोनीज फिर आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो फिर कम्युनिकेट करते हैं कि सर जी मेरा ख्याल है चीफ को दे देते हैं, सर आराम से काम चलता है, हमारा क्या है, 1 साल रह गया, 2 साल रह गए, दे देते हैं, हमें क्या हुआ,
हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। सो ये तजावीज़ वहाँ से इधर उधर के लोगों के ज़रिए प्लांट करवाई जाती हैं, या माहौल जैसे मैंने कहा सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स या हुकूमतें डर जाती होती हैं। तो सेम रहील शरीफ साहब से एक बेसिक गलती हुई थी कि उन्होंने मेरा ख्याल है कि फरवरी मार्च में KPK में एक यूनिवर्सिटी पर ये स्टूडेंट्स के हॉस्टल पर अटैक हुआ था, तो उन्होंने जज्बाती तौर पर जनाब आसिम ये उस बाजवा साहब जो थे वो DGISPR थे, ट्वीट कर दिया था जनाब कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो जब उन्होंने ट्वीट किया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा, फिर आर्मी में लॉबिंग शुरू हो जाती है कि 6-7 महीने रह गए तो हु विल बी द न्यू चीफ। सो लॉबिंग का ये असर होता है कि आपका चीफ जो होता है उसकी पावर जो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, कि लोग नए चीफ की तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि ये तो जा रहे हैं। तो रहील शरीफ साहब को यही महसूस हुआ कि मैंने इतना अर्ली अनाउंस करके शायद गलती की है। सो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की कि अब इसको कैसे ठीक किया जाए, रेस में दोबारा कैसे आया जाए। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पनामा को इस हवाले से यूज़ किया जा रहा था, इस्तेमाल किया जा रहा था। खैर वो वहाँ से हटे। जनरल बाजवा साहब जब बने आर्मी चीफ बने तो ही वॉज फीलिंग अब्लाइज्ड, क्योंकि उनको नीचे 4-5वें नंबर से ऊपर लाया गया था और उनके लिए बहुत सारे लोग गारंटीज दे रहे थे। जो उनके ससुर के बारे में कहा जाता है वो होते ख्वाजा आसिफ थे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं जी मैंने गारंटी दी, कोई कहता है मैंने दी। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी कि हमने जनरल बाजवे को उनका नाम दिया था, हमने उनका वो करवाया था, उनको चीफ बनवाया था, हमारी भी गारंटी थी, हमने भी लहू ला के शहीदों में शामिल हुए हुए हैं। ये बहुत सारे लोग आपको कहते फिरते मिलते हैं मार्केट में। सो बाजवा साहब फीलिंग वेरी अब्लाइज्ड कि जनाब के मुझे आर्मी चीफ बना दिया गया, कहाँ 4-5वें नंबर पे था। सो उनका ये ख्याल था कि पनामा की वजह से या ये जो केस चल रहे थे, और उस पर आपको याद होगा जनरल रहील के दौर में उन्होंने वो जनरल ये जो थे उन्होंने बाद में जो रिपोर्ट्स आई थी, ये जनरल गफूर ने DGISPR थे, उन जो फाइंडिंग आई थी डॉन लीक्स की, सारी मैं उसके डॉन लीक्स की बात कर रहा हूँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा। तो वो चीज़ें जब हुई थी डॉन लीक्स के हवाले से, तो उस पर भी उनको ये प्रॉब्लम थे, उनको इशू थे उस पर कि जनाब के डॉन लीक्स को कैसे सेटल किया जाए, हम इसको कैसे हम इन तमाम चीज़ों को ठीक करें। सो डॉन लीक्स पे भी आपको याद होगा कि उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, वो जो फाइंडिंग आई थी, और बाद में कोई वज़ीर वगैरह जो थे उन सब को साइड पर किया गया था। नो कमिंग टू द पॉइंट, जब ये सारी चीज़ें होने लगी तो इनकी जनरल बाजवा की ये कोशिश थी कि इसको वो किया जाए, इसको सेटल किया जाए पनामा वाला इशू को, और इसको किसी तरीके से वन वे द अदर जो है ना डॉन लीक्स को सेटल किया जाए, सारी जो डॉन लीक्स है। ये उनकी कोशिश थी जनरल बाजवा की कि दोनों चीज़ों को सेटल किया जाए। पनामा भी चल रहा था, अप्रैल से भी वो आर्मी चीफ नहीं थे, वो तो आपको पता है कि जनरल रहील शरीफ साहब के दौर में आया था। फिर अक्टूबर में 6 अक्टूबर 2016 को हमने देखा कि डॉन लीक्स आ गई, जिसकी वजह से बड़ा रोला पड़ गया। डॉन में खबर छप गई थी, लीक हो गई, जिसमें फौजी इस्टेबलिशमेंट और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात की एक मीटिंग से खबर थी, वो बहुत बड़ा एक इशू बन गया। इतनी देर में वो चले गए जनरल ये रहील जो है, उनको नहीं दी गई एक्सटेंशन, जनरल बाजवा साहब आ गए। अब जनरल बाजवा साहब के दौर में उनकी कोशिश थी कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे वज़ीर ये बनाया, आर्मी चीफ बनाया, लिहाजा मैं 2-3 जो बड़े मामला हैं, स्पेशली ये जो था ये वाला केस है डॉन लीक्स को सेटल किया जाए। लिहाजा एक आपको पता ट्वीट आया था, ट्वीट को फिर रिजेक्ट हुआ, फिर उस पर फाइंडिंग हुई, वो मामला खैर उस पर अपॉलोजी की, वो मामला भी सेटल हो गया। तो मेन जो चीज़ थी जो उसके लिए उनके लिए जनरल बाजवा साहब के लिए जो चैलेंज था वो पनामा का केस था। अब उन्हीं दिनों में ये आके हमने देखा 2017 शुरू हो चुका था, तो ये DGC जो हैं जनरल ये होगा फैज़ हमीद साहब, इन्होंने टेक ओवर किया। उन्हीं दिनों में जो अरशद हैं वो बहुत सारी हमारे दोस्त जो अरशद शरीफ थे वो बहुत सारी ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर रहे थे, वो स्कैंडल फाइल कर रहे थे और पनामा में से ही कर रहे थे। और अरशद के जो सोर्सेज थे उनकी स्टोरीज़, डॉक्यूमेंट्स, नए नए एंगल्स, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी। अब उस वक्त जैसे मैंने कहा कि इनकी वो हो गई थी, ये बड़ी एक अलाइनमेंट थी नवाज शरीफ साहब के साथ। जनरल बाजवा साहब भी इसी मोड में थे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए या उनके लिए मसले नहीं होना चाहिए। सो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को ये ड्यूटी लगी कि मीडिया में जो इन पर ख़बरें छप रही हैं, नवाज शरीफ साहब पे TV चैनल्स पे आप रहे हैं, इनको आप रोकें, इनको रोकने की कोशिश करें। सो जनरल फैज़ जब DGC बने तो इन्होंने मुख्तलिफ एंकर्स को, TV चैनल्स को टेलीफोन कॉल्स की, और उस वक्त इनका मकसद यही था कि नवाज शरीफ साहब पे जो पनामा पे रिपोर्टिंग हो ये इसको रोका जाए। उस वक्त तक ये कोई नवाज शरीफ साहब के प्रो थे, हामी थे, यूँ समझ लिया जाए, या उनकी ड्यूटी लगी थी, ऊपर से उनकी लगाई गई थी। चलें इस तरह हम देख लेते कि DGISI ने लगाई, या फिर उनके यहाँ पे उस वक्त के आर्मी चीफ थे उन्होंने लगे, जिन्होंने लगे उन्होंने सहाफ़ियों को वो करना शुरू कर दिया। और मेरे उस दिन कामरान यूसुफ साहब से बात हो रही थी, वो इस बात की गवाही देते हैं कि इनकी फैमिली जो है ओरिजिनली तौर पर प्रो नवाज शरीफ थी, जनरल फैज़ की चकवाल में जो थे। सो
یا اوریجنلی طور پر یا ٹریڈیشنلی طور پر وہ نواز شریف صاحب کے حامی تھے. جب میڈیا نے جلغار کی پاناما کے حوالے سے تو پھر انہیں یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ نہیں یار کہ یہ جو نواز شریف صاحب کو نا ہم نے سیو کرنا ہے, ہم نے ان کو بچانا ہے. سو ارشد شریف کو انہوں نے کال کی اور ان کو یہی کہا کہ جناب آپ جو پاناما پہ سٹوریز کر رہے ہیں آپ سٹوریز مت کریں ARY ٹی وی پہ. اب ارشد کو مطلب ہم سب جانتے تھے کہ ارشد اس طرح کی مطلب یاری دوستی میں تو وہ جان دے سکتا تھا, کسی کے تھریٹ پہ کسی کی ڈکٹیشن پہ وہ مطلب بکنے جھکنے والا بندہ نہیں تھا. دیکھا آپ نے مطلب اسے اپنی جان دے دی اپنے ویوز کے لیے, اپنے سٹینڈ کے لیے, لیکن کمپرومائزز نہیں کیے. سو ارشد کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہو از DGC اور یہ کون, مطلب ارشد نہیں جانتے تھے اس وقت کہ جنرل فیض کو جب ان کی کال گئی. خیر ارشد کو کال کی دوپہر میں گئی, دن میں گئی کہ جناب آپ یہ پاناما پہ یہ کام نہ کریں. تو ارشد نے جو کام کرنے ہوتے تھے وہ آگے سے بحث مباحثہ نہیں کرتا تھا, اس کو پتہ تھا جو میں نے کرنا ہے سو میں نے کرنا ہے. سو ارشد نے اس وقت تو اس بات کو سیریس نہیں لیا, لیکن آفٹر ورڈز اسی دن شام تک ارشد کو محسوس ہوا کہ یار مجھے ایک فون کال آئی تھی اور یہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں DGC ہوں, جنرل فیض ہوں, اور یہ اب نواز شریف صاحب پہ جو آپ سٹوریز کر رہے ہیں مت کریں. سو ارشد نے پھر اس کے بعد ٹویٹس کیے اور ارشد نے اس پہ ان کو کہیں سے انہوں نے اپنا ارینج کروایا, جنرل فیض کی پکچر لیں اور اس پہ DGC تھے جیسے میں نے کہا, پکچر لے کے, یہ 2017 کا میں بات بتا رہا ہوں, انہوں نے پکچر لے کے ساتھ میں وہ کیا, انہوں نے ٹویٹس کیے 3-4 ٹویٹس کیے ارشد نے, اور جس میں جنرل فیض کو انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ انہوں نے مجھے کالز کی تھیں. اب یہ پولیٹیکلی طور پر چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں, مینوور کر رہے ہیں, یا اس میں مطلب سیاسی جو افیئرز ہیں ان میں میڈلنگ کر رہے ہیں. سو ارشد ریز سرٹن کویسچن, مجھے آج تک یاد ہے اس پہ بڑا پورے شہر میں ایک طرح کا وہ تو بم شیل تھا کہ ایک جرنلسٹ نے اس پہ جنرل فیض حمید پہ ٹویٹس کیے ہیں. کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی ISA کہ اپنا کلاؤڈ, اپنی ایک دہشت, اپنا ایک جو رہتے ہوتے مطلب عمومی طور پر میڈیا جو ہے یا دیگر لوگ سیاستدان جو ہے ڈائریکٹ کسی کا نام لینے سے وہ اوائڈ کرتے تھے. پاکستان میں ٹرم یوز ہوتے تھے اپارا کی طرف کہیں گے, اپارا میں جہاں پہ ISA کا ہیڈ کوارٹر ہے تو وہاں پر ایک اشارتاً کہا جاتا ہے کہ اپارا والوں کا فون تھا یا اپارا والوں نے کہا یا فلاں نے کہا. سو یوں ارشد نے اس سے پہلی دفعہ میرا خیال تھا جس نے سرونگ ایک جرنل کے فوٹو لگا کے اس پہ تنقید کی. اب بہت سارے صحافی صاحب دیور کنسرنڈ, اور اس پہ جنرل فیض حمید صاحب کے لیے بڑا ایک بم شیل تھا کہ جناب ایک جرنلسٹ نے ان کو ڈیفائی کیا. ایک تو بات نہیں مانی ان کی, دوسرا ان کا فوٹو لگائے, کیونکہ یہاں ایجنسیز کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری تصویر سامنے نہیں آنی چاہیے, ہمارا عہدہ سامنے نہیں آنی چاہیے, ہمارے اور باقی دیگر جتنے بھی معاملات ہیں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. سیکریسی میں آپ پتہ انٹیلیجنس ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں. سو ان کی جو سیکریسی تھی, فرسٹ ٹائم لوگوں نے جنرل فیض کا فوٹو دیکھا تھا ارشد کے ان ٹویٹس پہ, جس پہ جیسے میں نے کہا ریئیکشن آیا, سارے لوگ ان کی کنسرنڈ ہو گئے. وی ور آلسو کنسرنڈ اباؤٹ ارشد اینڈ ہز سیفٹی. تو پتہ چلا جناب کہ ان کے مالک کو فون گئے, ARY کے جو مالک تھے ان کو کہا گیا جناب کہ ارشد کو کہیں ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ کریں. ارشد بینگ ارشد شریف ایز وی آل نیو ہم, ہی ریفیوزڈ. اس نے کہا مجھے نکال دیں, نوکری سے نکال دیں, یا استعفیٰ لیں, میں چھوڑ کے چلے جاتا ہوں, میں تو ٹویٹس اپنے ڈیلیٹ نہیں کروں گا. ارشد ڈٹ گیا اس پہ. خیر ان کو بہت سارے جرنلسٹ دوست جو تھے انہوں نے بھی فون کیا ارشد کو کہ جناب آپ اس کو وہ کریں یا کہ جانے دیں, کیوں پھڈا لے رہے ہیں. ان کے کچھ اور ویل وشر سے آرمی میں, انہوں نے بھی اس کو ارشد کے ساتھ رابطے کر کے اس کو کہنے کی کوشش کی کہ یار یہ معاملہ بہت بڑھ جائے گا, تو اس کو بہتر ہے کہ بس ٹھیک ہے آپ نے اپنا پوائنٹ آپ نے رجسٹرڈ کروا لیا ہے تو اب اس کو وہ کر دیں, اب اس کو ڈیلیٹ کر دیں. ارشد نہیں مانے, اس نے کہا میں نہیں ڈیلیٹ کروں گا. اور مجھے یاد ہے اسی شام جب یہ ٹویٹس ہوئے تھے تو میرے ایک دوست نا ایک جرنلسٹ تھے, وہ میرے پاس دفتر میں ہے, تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پتہ ہے آج ارشد نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا کیا کیا ارشد نے. اس نے کہا یار اتنا پورے شہر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ارشد نے کیا کیا. میں کہ بتائیں. کہتے ہیں اچھے دوست ہو آپ کے. تو میں کہ بتائیں. تو کہتے ہیں یار ارشد نے اس طرح ٹویٹس کیے ہیں. تو میں نے کہا پھر. کہتے ہیں اس کے بعد وہ ری ٹویٹس بھی کر رہا ہے, وہ جو اس پہ دیگر لوگ جو کامنٹس وہ کر رہے تھے تو مزید ری ٹویٹس کر رہے ہیں, زیادہ ریئیکشن میں آیا ہوا ہے, یہ تو مسئلہ بن جائے گا. اور جنرل فیض اور دیگر لوگ جو ہیں شاید ارشد کو کوئی ہارم کرنے کی کوئی کوشش کریں, نقصان دینے کی کوشش کریں. تو میں نے کہا ان کو کہا میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں ارشد کو روکا جائے کہ وہ ری ٹویٹس مت کرے, بس جو ہونا تھا ہو گیا. کہتے ہیں بالکل یار ہم, وہ بڑے اچھے دوست تھے ارشد کے, وہ بھی جرنلسٹ جو تھے, اینکر تھے. تو میں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ارشد کو روکا جائے. انہوں نے کہا جی. میں کہ میں کوشش کروں. انہوں نے کہا آف کورس, آپ اس کے اچھے دوست ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پورا دن ہنگامہ ہوتا رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں ان کو روکوں یا نہ روکیں. میں نے ان کے سامنے نہ ارشد کو فون کیا, میں نے اسپیکر پہ رکھا, تو ارشد نے فون اٹھایا آگے سے. تو ان کی عادت تھی, ان کو پیار تھا مجھ سے, دوستی تھی, باس کہتے تھے جی باس. تو میں نے کہا یار یہ کیا تم نے پورے شہر میں ہنگامہ مچایا, سنا تم نے کوئی ٹویٹس کیے ہیں اسی طریقے سے. کہتے ہاں جی کیے ہیں. تو میں کہا کام کر, بس جتنے تم نے ٹویٹس کرنے تھے کر لیے, اب مزید ٹویٹس بھی نہ کریں اور ری ٹویٹس بھی نہ کریں. تو مجھے کہتے یس باس اوکے اب نہیں ہوگا, ڈن. یہ کہہ کے ارشد نے فون بند کر دیا. تو وہ میرے دوست اب حیران ہوا, کہتے پورے شہر نے اس کو کہا کسی کی نہیں مانی, تمہاری 1 منٹ میں اس نے بات مان لیا. کہتے میں اب اس کو ری ٹویٹس نہیں کروں گا. میں کہ بات سنیں, جب ارشد نے یہ ٹویٹس کیے تھے 4 تھے میرا خیال ہے, آپ نے ان کو ری ٹویٹس کیا تھا. کہتے ہیں نہیں.
तो मैं सर मैंने किया था, ये सुबह ही मैंने कर लिया था उनको, जो अरशद के ट्वीट से। कहते आपने भी रीट्वीट्स किया, आपको रोकना चाहिए था, आपने उल्टा उसको रीट्वीट्स किया। मैं बात सुने, जो अरशद को मैं जानता हूँ, जो करना था कर चुका था। अब अरशद का साथ देने की ज़रूरत थी, अब अरशद को उस वक्त अकेला करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसलिए उसको रीट्वीट किया था कि ताकि उनको भी पता चले, जनरल फैज़ को या उनके लोगों को, अब इसमें अरशद अकेला नहीं है। अगर हमने कुछ लोगों को उठाना है या नुकसान देना है तो रऊफ़ भी है, ABCD और लोग हैं। इस वक्त में है कि अरशद के साथ खड़े होने की ज़रूरत थी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को रीट्वीट्स करने की ज़रूरत थी, ताकि उनको भी पता चले, एजेंसी को, कि इतनी बड़ी तादाद में जर्नलिस्ट जब आ गए हैं, सब ने रीट्वीट्स किया है, तो हमने ज़रा अरशद को कोई नुकसान नहीं देना, लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। मैं अरशद एक ट्राइबल जहन का आदमी है, ये मैं हमेशा कहता था। वो अपनी यारी दोस्ती में बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त मैं कि वो तो मेरी उसने इसलिए बात मानी, आपकी इसलिए नहीं मानी कि आपने उसके रीट्वीट्स नहीं किए थे, मैंने रीट्वीट्स किए थे अरशद के। यानी न्यू ईड के जितना खतरा अब उसको है उतना खतरा मुझे है। लिहाजा अगर मैं अब उसको ये कह रहा हूँ कि बस अब आपने रीट्वीट्स मजीद नहीं करने लोगों को, या इस तरह की इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना, तो वो ये समझा है कि मैंने खुद को भी बचाना है, मैंने रऊफ़ को भी सेफ गार्ड करना है, बिकॉज ये भी इक्वली तौर पर मेरे उसमें ख़तरे में है जितना मैं खड़ा हूँ। मैं दैट्स हाउ ही वाज। आपने उसके रीट्वीट्स भी नहीं किया, ख़तरे में शेयर भी नहीं किया, उसको सेव करने की कोशिश नहीं की, उसको फ़ोन करके, आपको मानता हूँ मैं, आपने उसको अच्छी एडवाइस की, लेकिन वो इस वक्त एडवाइस सुनने के मूड में नहीं है। इस वक्त वो ये देख रहा है कि मेरे साथ इस वक्त इस खतरे में कौन कौन खड़ा है। तो मैं ये सुबह को कर चुका और मेरे अरशद से बात भी नहीं हुई, एंड ही न्यू इट कि मैंने रीट्वीट्स किए हैं। मैंने उसके बाद उसको फ़ोन भी नहीं किया। अब आप आए हैं तो अब आपके सामने फ़ोन कर रहा हूँ। सो ये वो सारा मामला था जो इनके दरमियान तो ये हुआ था। अरशद पे बड़ा प्रेशर आया था, और बाद में बहुत सारे लोग, वो एक और लंबी कहानी है, मैं अब उसमें डिटेल में फिर कभी कर जाएंगे कि कैसे फिर जनरल फैज़ हमीद के और अरशद के दरमियान मामला जो है ना वो सेटल हुए थे, और अरशद पे कितना बड़ा दबाव था। बट एज़ ही वॉज ए ब्रेव मैन ऑफ नर्व्स एंड मैन ऑफ स्टील, सो उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर वो सारी चीज़ें की। सो ये जो उस वक्त ये थे, ये सारे के सारे जनरल फैज़ जो हैं, जो उनकी अरशद से लड़ाई हुई थी, ये अरशद के साथ फटा हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, वो नवाज शरीफ साहब की वजह से हुआ था। वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा की खबरें रुकवाना चाहते थे, और अरशद ने उनकी नहीं मानी थी, कैप्टन डूइंग द स्टोरी। सो वंस अपॉन ए टाइम जैसे वो जनरल फैज़ फिर इमरान खान साहब के साथ मिल गए थे, उनके साथ उन्होंने सारी चीज़ें की थी, उनको अब इंटरेस्ट वहाँ लगना शुरू हो गए थे। तो वंस अपॉन ए टाइम जैसे मैंने कहा, वो यहाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी थे। ये अलहदा कहानी है, बाद में उसी नवाज शरीफ साहब को सज़ाएँ दिलवानी थी, कोर्ट थी, कचहरियाँ थी, अदालतों में जाना या उनसे मिलना, सारी शौकत सदीकी साहब पे जजेस को प्रेशराइज करना, दैट्स अनदर स्टोरी। बट एज ए DGC ही वॉज ए ग्रेट सपोर्टर ऑफ नवाज शरीफ साहब के पनामा पे इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर किसी वक्त इस पर मज़ीद डिटेल जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे कि और क्या क्या कहानियाँ थी, कैसे कैसे इशूज़ थे। और फिर ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब जो है ना, इन्होंने अपनी लॉयल्टीज़ नवाज शरीफ साहब से बदल के इमरान खान साहब के साथ कैसे अटैच कर लें, दैट्स अनदर स्टोरी। कोई अनदर टाइम फिर कभी बात करेंगे।